जो कुछ भी मुझे राज्यपाल के अभिभाषण और इस सरकार की जो प्रगति रिपोर्ट और जो कुछ मिला है, मैंने उसी के आधार पर अपनी बात कही है। मैं चाहूँगा कि सदन के नेता मेरी बात को तर्क के साथ, कि मैंने कोई गलत तथ्य के आधार पर बात कही हो तो उसको ज़रूर काटें, तब तो मुझे लगेगा कि वास्तव में मेरी कहीं न कहीं भूल हुई है। मैं आज आपके माध्यम से, सदन के नेता तो नहीं हैं पर फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये जो बजट भाषण है 23 तारीख का, उसको जिसके बारे में आप और हम सब चाहते हैं कि 13 जिलों की पानी की समस्या हल हो, इसमें किसी की भी राय भिन्न हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति का इसमें सहमति रहती है, लेकिन मैं इसमें आपको एक जो या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई या सोच में मिस्टेक हो गई या क्या हुआ मैं नहीं समझ पाया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए पेज नंबर 18, पैरा नंबर 170, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीरी आदि नदियों के बेसिन को जल अपरावर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इस परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र का, अब मैं सोचता हूँ ये 251 मतलब 2051 में अगर ये योजना पूरी होगी तो हम तो भगवान के यहाँ जा चुके होंगे। हम तो इस योजना का कोई स्वरूप देख नहीं पाएंगे। मुझे बहुत, या तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो सुधार लेना, और प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो तो आप सब सचेत हो जाना कि जिस योजना के बारे में आप दे ताली बजा बजा कर थक गए हो, वो 2051 में पूरी होगी तब में आधे से अधिक लोग भगवान के यहाँ जा चुके होंगे। मैं सोचता हूँ कि ये राज्यपाल का अभिभाषण, मैं ये कल्याण सिंह जी के द्वारा जो 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में जो भाषण पढ़ा है, उस पर ही सरकार का पूरा 5 साल का काम टिका हुआ है। मैं उसके बारे में उनका राज्यपाल के अभिभाषण का पैरा नंबर 10, जिस पर आप दे ताली थक नहीं रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार कर आम जन के किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभागाध्यक्ष को 100 दिवसों की कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश किए हैं। मतलब ये 100 दिन में आपको जो आपने घोषणाएं की है वो राज्यपाल के मुंह से आपने इनको कहलाने का प्रयास किया है। अब मैं आपकी जो हकीकत है, ये एक और डॉक्यूमेंट है आपका जन घोषणा पत्र, जिसको आप रोज बोलते हो। अब मैं आज इसको आपका जन घोषणा पत्र दिखाता हूँ कि आप वास्तव में देखने का प्रयास करो। आपने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। ये नहीं कहा कौन सा ऋण माफ, कृषि ऋण में सभी आते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा बंद की गई लगभग 20,000 स्कूल की समीक्षा कर नए सिरे से प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 100% बिजली शहरों में 24/7 आपूर्ति करने सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को 8 घंटे तक बिजली दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, मेरे माध्यम से सारी राजस्थान की जनता भी इस बात को सुने कि जो मैं राज्यपाल का भाषण पढ़ा था 100 दिन में जिस कार्य योजना को बनाया था उसी को पढ़ रहा हूँ। शिक्षित बेरोजगार वर्ग को 3500 प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा शिक्षित बेरोजगारों को। तो शायद अर्थ अलग अलग निकलते हो तो आप समझाना। सरकार ने संविदा कर्मी, NRHM, NUHM कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों,
पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अंतर्गत आपके आने के पहले मैंने आपका एक पढ़ा है, वैसे आपको पता लगा, आपने ईस्टर्न कैनाल को जो हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़ाया उसमें आपने लिखा है कि 2051 में पूरा होगा। अच्छा, सुन लिया, तब तो ठीक है, धन्यवाद आपको। तो अब इस पर गौर भी कर लेना, और मैंने गलत पढ़ा हो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो ठीक करा देना। अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को समस्या को यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन करना तथा प्रदेश में सभी राजकीय विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को स्वीकृत पदों को समयबद्ध रूप से पूरा करना। अब आप बताइए कि इसमें से क्या हुआ है। मैंने कोई चीज़ इसमें गलत अगर पढ़ ली हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना। आपके सब विद्वान अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को आगे ले जाएं। अब आपने ये जो किसान कर्जा माफ़ी की बात की है, आपने सहकारिता का जो ऋण था वो तो आपने माफ़ किया, लेकिन आपने 2020-21 के जो बजट घोषणा है उसके बिंदु संख्या 68 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से समन्वय कर वन टाइम सेटलमेंट द्वारा करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसकी कुछ पालना नहीं हो पाई। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए आपने लिखा, हमने केंद्र सरकार को लिखा, 3 लाख से अधिक लोग किसान हैं। मेरे एक प्रश्न के जवाब में विधानसभा में राजस्व मंडल द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार माननीय सभी सदस्य मेरी बात को सुनना, और मैंने को जहां आपको लगे कि मैं गलत तथ्य दे रहा हूं तो आप मुझे जरूर मदद करें। अनुसार 3 साल में 22,215 किसानों को कुर्की के नोटिस दिए गए, ये मेरे प्रश्न के जवाब में, जिनमें से 18,817 किसानों की जमीनें कुर्क हुई। इसमें कुछ जिलों का उन्होंने संख्या दिया, अलवर में 4,010, जयपुर में 2,945, गंगानगर में 2,888, हनुमानगढ़ में 1,906 और भरतपुर में 1,690 और चूरू में 1,359। ये मेरे प्रश्न के जवाब में है। तो आपका यह जो माफ़ करने वाली बात थी, इसके भरोसे किसान रहा और उसकी ज़मीन कुर्क हुई। आपने कहा ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल हमने माफ़ किया। अब ईमानदारी से बताओ, वसुंधरा जी ने अपनी पिछली सरकार के समय में किसान का 10,000 तक का बिल किसान को नहीं देना था, सरकार ने जमा करना शुरू कर दिया था ना। और अगर यही योजना लागू रहती तो 60 महीने में उनको 50,000 रुपये की रिलीफ मिलती कि नहीं मिलती। आपने 3 साल तक उसे बंद रखा, और अभी आपने मई 21 को इसे पुनः चालू किया और आपने इसको 2,000 बढ़ाकर बजाओ ताली। तो उसको मिला तो केवल 23,000 रुपया और उसको घाटा हुआ 27,000 रुपये का। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपने वास्तव में किसान को मदद की है तो एक बार योजना को बंद करना, उसका 30,000 रुपया का घाटा करना और फिर उसके बाद घोषणा करके और ताली पिटवाना उस सदन में, और जो खड़ा हुआ वो यही बोलता है। खाद वितरण की व्यवस्था के बारे में मैं आपका ही पढ़ रहा हूँ। आपने अपने 19-20 की जो घोषणा की थी उसमें बिंदु संख्या 19 में खाद मेट्रिक टन यूरिया का है। अगर ये अंतम भंडारण हो गया क्या, और हो गया तो लाठी खाने की जरूरत क्या पड़ी? किसानों को खाद के लिए लाइन में खड़ा क्यों होना पड़ा? जब आपने भंडारण ये 19-20 के बजट में ही कर दी थी तो फिर ये स्थिति आई क्यों? आपने डिमांड कितनी क्रिएट की थी यूरिया और डीएपी के लिए? उस डिमांड कौन सी तारीख को की और आपको कौन सी तारीख को कितना कितना खाद मिला? आपको खाद पर्याप्त मिला। 8 लाख मेट्रिक टन मांगा, 12 लाख दिया, और उसके बाद भी आप व्यवस्था नहीं कर सके। इसलिए वितरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण से किसान घंटों तक इस ठंड की मौसम में जो है ना खड़ा रहा। यह आपकी काबिलियत का तरीका मैं बता रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं है, जो आपने मुझे दिया मैं उसी को कह रहा हूँ।
मैं भी इसकी तारीफ करता हूं कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का अवसर मिला, इसको कोई ना नहीं कह सकता। यानी राजस्थान की जनता के लिए बहुत खुश होने की और मन को प्रसन्नता होती है। और महात्मा गांधी का नाम लिया आपने और महात्मा गांधी के नाम से स्कूल शुरू किया। अब तक आपने जो है ना, अब तक ये आपकी बजट घोषणा 19-20 की थी। कब? 19-20। जवाब देके संतुष्ट करना। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के नाम से आपने 1700 विद्यालय प्रारंभ किए। 1700 विद्यालय में एक पद भी आपने स्वीकृत किया हो तो उसकी तारीख बता देना। एक पद भी अगर आपने स्वीकृत किया हो तो बताएं। और बिना स्वीकृत के किसी भी अध्यापक को आप लगाओगे, वेतन वहां से नहीं उठ सकता, वेतन किसी न किसी दूसरे स्कूल से आएगा। इसका मतलब आपने 1700 हिंदी मीडियम स्कूल थे, उन 1700 हिंदी मीडियम स्कूल के अध्यापकों को यहाँ व्यवस्था के लिए लगाकर उनको भगवान भरोसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और उसमें से भी आप देखो, आपने सिलेक्शन का तरीका निकाला था। पहले चरण में आपने व्यवस्थित इंटरव्यू करके सिलेक्शन किया था अध्यापकों का लगाने के लिए। दूसरे चरण में आपने कहा कि जो हिंदी मीडियम के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बच्चे हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनको लगा दो। और जो आपका तीसरा चरण है, दुर्भाग्य है राजस्थान के उन बच्चों का। और तीसरे चरण में क्या किया आपने? सबने अपने भाई भतीजों को भर दिया। जरूरत हो या मत हो, मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां लगे हुए आज के शिक्षक की पोस्टमार्टम करो, ये कौन है और कहां से आए और कैसे आए। मैं आपको फिर विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकता, उसको आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से दूसरे स्कूलों से ट्रांसफर कर करके उनको राहत देने का काम आपने किया है। ये उन बच्चों का भला नहीं होगा। बच्चे जिंदगी भर तक आप और मुझको याद करेंगे कि मुझे अंग्रेजी के नाम से पढ़ने के लिए भेजा तो सही, पर वह पढ़ाने वाला मास्टर अंग्रेजी नहीं जानता। आपका डायरेक्टर स्वयं नागौर के एक स्कूल में गया और जाकर के उस प्रिंसिपल से उसने अंग्रेजी का 2 लाइन तो बोल, तो उसको सस्पेंड कर दिया। उसका क्या दोष है? दोष तो लगाने वाले का है, उसको क्यों लगाया? तो मतलब ऐसी दुर्गति करने के बाद अब आपको मतलब विद्यालय में पुस्तकालय और प्रयोगशाला का कोई पद नहीं है, लेकिन आज की तारीख में उन ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, इनमें आपने पुस्तकालय अध्यक्ष लगा रखे हैं और प्रयोगशाला सहायक लगा रखा है। ये केवल तनख्वाह देने के लिए और अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं ये स्कूल, या उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बनाते हैं? अभी आपने ये जो शिक्षाकर्मी स्कूल के बारे में आपने कहा था कि हमने तो नहीं कहा था आप ऐसा करो। आपने कहा अपने घोषणा पत्र के साथ पैरा टीचर और सारा समस्याओं को यथोचित समानांतर नियमित किया जाएगा। मैंने नहीं कहा आपको लिखने के लिए, आप नियमित किया जाओ, लिखो। आपने नियमित किया जाओ। हुआ क्या? बीडी कला साहब की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने 4 साल में रिपोर्ट दी क्या? कोई हल निकला क्या? नहीं निकला। नहीं निकलने के बाद आपने क्या किया है कि 11/1/22 को आपने कहा कि हम इसके लिए नियम बनाएंगे और नियम बना करके इसमें अध्यापक लेंगे। मैं सोचता हूँ जब आपने इन शिक्षा कर्मियों के लिए वोट चाहिए थे, तब तो आपने उनको कोहनी पे गुड़ लगा दिया कि हम आपको नियमित करेंगे। वो बच्चा लालच में आया, स्वाभाविक हो, चाहे मेरी बच्ची हो चाहे आपका बच्चा हो, उसके मन में आएगा कम से कम ये तो होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके कारण से आपने अभी जो नियम निकाला वो आगे बताऊंगा मैं आपको। वो नियम इस बच्चे की मदद नहीं करा, इस बच्चों को डुबो रहा है। जो संविदा कर्मी को आप नियमित करोगे ना 1,10,000, वो आपको समझ में आएगा बाद में। यानी इस कारण से आपने इस 15वीं विधानसभा के मेरे एक उत्तर में आपने बताया था कि शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर और पूर्व की भांति कार्य करते हैं, उन्हें संविदा का दर्जा देने की परंपरा नहीं रही है। ऊपर मैंने राज्यपाल का अभिभाषण कहा, उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा कि ये भी उस संविदा कर्दी में आकर के इनको लाभ मिलेगा, इनको आपने मामले किया। अब आपने क्या किया है? एक नई योजना निकाली है विद्या संबल कि इसमें आप आओ, अप्लाई करो। और उसके कारण से लाखों बच्चों ने एक बार रिकॉर्ड बोलाकर इनको कहना कि तुम बोलो कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरखास्त दी है। वो लाखों में है।
और उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया। सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने, 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का लगा है आपके यहाँ अप्लाई करने में, और उसके बाद आपने निकाला कि इसको हमने स्थगित किया गया। और स्थगित करने के बाद अभी आपके डायरेक्टर ने आज की तारीख में एक आदेश निकाला कि 10,000 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, इनकी भर्ती के लिए एक आदेश निकाला उन्होंने। और उसमें से आपने आदेश में आपने लिखा है, ये जो आपने नए नियम बनाए ना, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 22, इसके नियम 6 में आपने क्या लिखा है, तहत ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अब ये जो आपका संविदा का कर्मी है, ये तो 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से काम कर रहा है, ये तो इसमें 40 साल की उम्र पार कर गया, तो इसको तो आपने बाहर निकाल दिया। यही है ना अभिप्राय इसका। फिर इसका नियम 13, संविदा कर्मियों को एक मुश्त वेतन। अध्यक्ष महोदय, आप भी अध्यापक रहे हो, मैं तो स्कूल अध्यापक रहा हूँ, पर मन में अभी भी अध्यापक का थोड़ा बहुत अंश बचा है। बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मन को कष्ट होता है। एक मुश्त वेतन 10,400 रुपये हर महीने का प्रावधान किया गया है, जो 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500 रुपये तथा 18 साल पूरा करने पर 32,300 रुपया मिलेगा। इस प्रकार नियमित कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी उनका वेतन इससे काफ़ी कम होगा, जबकि आपकी मिनिमम वेज कितना है? क्या मेरा ये अध्यापक, ये जो शिक्षाकर्मी है, ये मिनिमम वेतन पाने का भी अधिकारी नहीं है कानून के तहत? हर बच्चा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ने जा सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, हम तो समझदार आदमी है ना। सालों में इसमें लिखा है, सालों में संविदा पर काम करे कर्मचारियों के उनकी पहले से की गई सेवा 9 साल 18 साल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनकी पुरानी सर्विस गई गद्दी नहीं मिलेगा। सेवा काल की गिनती समझने का प्रयास करो, कम से कम बनाते समय कोई पढ़ लिया करो रे भले आदमी। गिनती नियमित होने की दिनांक से चालू होगी। इसका मतलब ये जो आप अभी 2 फरवरी को जो कर रहे हो आप, उनकी गिनती पुरानी तो सब गई और इसके बाद गिनती शुरू होगी। इन नियमों को लागू होने के बाद भी यह कर्मचारी सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे जब तक कि वह जिस विभाग अथवा योजना के संविदा पर काम कर रहा है उसको सरकार नियमित पद के कन्वर्ट नहीं करती। यदि नियमित होने के बाद भी नियम 20 के तहत संविदा कर्मी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किए जाएंगे, उसमें कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर काम करना पड़ेगा। ये है हमारे संविदा कर्मियों के प्रति आपकी हमदर्दी। वोट पाना हो जब तो नियमित करने का गुड़ लगाते हो और बाद में ऐसे नियम बनाते हो जिसको बैठ के रोएगा। फिर आपका विभाग क्या कर रहा है, कोई देखने वाला भी है कि नहीं? मैं तो जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत अफसोस हुआ है। यानी ये गार्गी पुरस्कार हमने 98 में शुरू किया था। इसलिए किया था कि जो गांव का बच्चा या 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जिन बच्चों को 75% से अधिक अंक आते हैं, उनको हमने 2 साल की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपया दे करके उन बच्चों की मदद करने का मैं बताता हूँ। वर्ष 21-22 में छात्राओं की संख्या 70,000। ये सब विद्वान साथी आपके बैठे हैं, मेरी बात को नकारना कि मैंने ये आंकड़े गलत इकट्ठा करके ले आया हूँ। छात्रों की संख्या 70,914 एवं 22-23 में 1,43,929 छात्रों को अभी तक गार्गी पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत नहीं किए गए हैं। बातें करते हो आप, केवल और केवल तर्क के लिए तर्क करो तो आपकी इच्छा है। निःशुल्क, अभी आपने देखा होगा मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण की योजना आपने बनाई। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 और वैकल्पिक बोर्ड में 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रथम 6,000 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को और जिले की मेरिट में आने वाले 70% से अधिक के बच्चों को 100 बच्चों को
ये सब मिलाकर के 3300 बच्चे होते हैं। इन 3300 मेधावी विद्यार्थियों को गत 3 वर्षों से लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट दिए जाने के आदेश हुए। कुल 65,100 टैबलेट एवं वर्ष 22-23 के 27,900 टैबलेट, कुल 93,000 टैबलेट वितरण अभी तक नहीं हुए हैं। अभी तक वितरण नहीं हुए हैं। फिर आप कृपा करिए, स्कूल खुले और बिना अध्यापक के स्कूल खुले तो उस बच्चे का आप भला नहीं कर रहे हो। वो बच्चा जो अंक लेकर आएगा जिंदगी भर तक उसके पीछे चिपका रहेगा। उसका दर्द तो उसको ही महसूस होगा। मैं आपको तस्वीर बताता हूँ। ये आपका माध्यमिक शिक्षा की स्वीकृत और कार्यरत पद है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ूंगा समय अधिक लगेगा। लगभग आपका है ना, ये जो आचार्य, बिना आचार्य के कोई स्कूल चल नहीं सकता। बाकी स्टाफ कमज़ोर होगा तो चल जाएगा, पर अगर प्रिंसिपल सही हुआ तो वो बच्चों को ठीक प्रकार से एजुकेशन करेगा। 16,360 पद है माध्यमिक स्कूल में, उसमें से 6,581 पद खाली है। 6,581 पद खाली है। आपका वाइस प्रिंसिपल 12,421, उसमें से 10,201 पद खाली है। व्याख्याता 54,167। मंत्री महोदय, केवल और केवल इस जनता के द्वारा पैसे का आनंद करना ही हमारी जिंदगी का असूल है तो ले, कोई चिंता नहीं। भगवान देख रहा होगा आपको और कोई नहीं देखेगा। उसमें से 54,000 में से 14,382 पद आज की तारीख में खाली है। अगर इन सब की टोटल लगाऊं, पुस्तकालय अध्यक्ष 1,098 हैं, जिसमें से 782 पद खाली है। प्रयोगशाला सहायक केवल 442 कुली है सेकेंडरी एजुकेशन में, उसमें से 250 खाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपके मन में इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ विचार आना चाहिए कि हम जिस जनता के द्वारा चुने हुए यहाँ भेजे जाते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भेजे जाते हैं। पर बहुत अफसोस है कि इस सेकेंडरी स्कूल में 3,36,270 कुल पद है, उसमें से 3 लाख में से 1,17,251, 33% पद खाली पड़े हैं। एजुकेशन क्या होती है और कैसे होगी ये तो वो बच्चा ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता। इसी तरह से आपके प्रारंभिक शिक्षा में आपके 2,08,237 पद कुल हैं, उसमें से 39,300 पद आज की तारीख में खाली है। अब आप ये जो रीट के बारे में जो कहते हैं ना, मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ था कि रीट का जो पेपर जिस प्रकार से आउट हुआ, उसका उस गोरख धंधे को किसी ने भी समझने का प्रयास नहीं किया। उन लाखों बच्चों को आपको भी धन्यवाद देता हूं, उन बच्चों को परीक्षा केंद्र जाने के लिए आपने फ्री बसों की व्यवस्था की। मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके और अपने किचन में से रोटी बना करके हर सेंटर के बाहर कोई न कोई रोटी और अपना खाना लेकर खड़ा था और उस बच्चे को दिया था। वो बच्चा लटक के गया, ऊपर से गया, नीचे से गया, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या देखा होगा, जिस बोर्ड के अध्यक्ष को जारोली नाम के कोई व्यक्ति है उनको आपने सस्पेंड किया, तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ाई? अगर आपने कहा तो आपने भाषण में कहा कि कोई भी अधिकारी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर येंद्र जारोली को क्यों इन्वॉल्व किया? अब आगे बताता हूं मैं। यहाँ मुख्य सचिव महोदय बैठे हैं। इस रीट की परीक्षा के लिए आपके मुख्य सचिव ने 15/9 को मीटिंग की थी, सवेरे 11 बजे और शाम को 5 बजे फिर की हुई थी, और उसमें करने के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था अपने कलेक्टर और एसपी को संभलाई थी कि आपके पास ये जो पेपर आएंगे और जो आंसर बुक आएगी उसको आप किस तरह से ले जाओगे। मुख्यमंत्री महोदय, अफसोस तो मुझे तब इस पढ़ के हुआ कि आपके यहाँ 23/9 को मुख्यमंत्री जी आपने इस रीट की परीक्षा के लिए मीटिंग ली और अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी की समीक्षा बैठी, प्रश्न पत्र और
OMR शीट को कोष कार्यालय, आपकी मीटिंग का प्रश्न पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है यार। कोष कार्यालय, उपकोष कार्यालय, पुलिस थानों के मालखाने में रखे जाने के निर्देश है। जयपुर में उक्त निर्देशों की अवहेलना पर शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे और किसने रखे, किसने रखे और क्यों रखे। मैं आप सबसे भी मेरी कोई अदावत नहीं है, पर मेरे को उन बच्चों की चिंता जरूर है कि जिनके कारण से आज वो इसमें लटक रहे हैं। जयपुर जिले में शिक्षा संकुल में रखे गए पेपर की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को लगाया गया, उनमें से कॉलेज शिक्षा के सेवानिवृत्त व्यक्ति श्री प्रदीप परार सर को कोऑर्डिनेटर और उनके साथ कोऑर्डिनेटर 4 व्यक्ति श्री सुभाष यादव, BS बेरवा, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा एम ध्यान सिंह गोठवाल, निजी स्कूल स्टाफ एवं सिम राम कृपाल मीणा, निजी स्कूल संचालक को लगाया गया। पेपर लीक होने के बाद चौतरफा जब दबाव पड़ा तो इनके खिलाफ आपने कार्रवाई की और उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस इनको बहाल करके वापस उसी जगह लगा दिया। उक्त व्यक्तियों को लगाने के आदेश किस अधिकारी ने दिए? इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को, जबकि आपने जिम्मेदारी आपकी मीटिंग में SP और कलेक्टर को दी थी, तो फिर इन प्राइवेट लोगों को किसने लगा दिया? इसके लिए मैंने पिछली बार भी आपके साथ निवेदन किया, लेकिन आपने मेरी जांच न दिया। अगर कलेक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर कलेक्टर दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? और उसमें भी मुझे बहुत अफसोस है, क्या कहे, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ आपको, है ना। वहाँ डबल लॉक की चाबी जिस आदमी के पास है, वहाँ से अगर पेपर निकल जाए तो क्या राजस्थान का बच्चा किसको दोष देगा, किसको दोष देगा? और आप उस सीमा तक नहीं पहुंचे। इसी तरह से अभी वरिष्ठ अध्यापक का जब पेपर लीक हुआ, आप सब लोगों को दुख होगा। ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है ना। इस तरह का पहली बार, ये तो ठीक है उदयपुर SP को सूचना मिल गई बच्चे के द्वारा ही। अगर ये बच्चे के द्वारा सूचना नहीं मिलती तो ये कितनी गाड़ियों में कितने बच्चे बैठ करके और घूमते रहे। रात को 8 बजे इनको गाड़ी में बिठाया और रात को 2 बजे इनको पेपर दिया, और उस पेपर में उनको आंसर कौन से हैं उस पर टिकिंग किया हुआ है। ये तो SP ने पीछा करके सवेरे 4:15 बजे इन सब लोगों को सभी साधनों सहित रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब आपने क्या इसको सस्पेंड कर, इस पर कर, क्या निकलेगा यार? आखिर ये पेपर निकला होगा तो कहीं एक जगह से निकला होगा। जिसके पास ये पेपर पहुंचा होगा, कोई आसमान से उड़ के थोड़ी आया होगा। पेपर पहुंचाने वाला कोई होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप चोर की मां को नहीं मारोगे ना, इन बच्चों के भविष्य को आप सुधार नहीं चाहो। अब आपने, मैं इस उच्च शिक्षा का ढांचा बताता हूं। आप शिक्षा के प्रति पता नहीं इतने, ये फोकट वो फोकट, अरे वो नहीं मिलेगा तो भी पढ़ करके यार खड़ा हो जाएगा बच्चा। आप कर क्या रहे हो ये उल्टा, केवल खुश करने के लिए। सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रदेश में 490 कॉलेज है हमारे यहाँ, राजकीय कॉलेज है, और उस राजकीय कॉलेज में 9060 पद आज की तारीख में खाली है। 9060 पद। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो 2017 में से रिक्त चल रहे हैं, और सहायक आचार्य के कुल 4717 पद खाली है। ये सब मिलाकर 50% हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें महाविद्यालय में केवल 27 में पुस्तकालय अध्यक्ष तथा केवल 28 में शारीरिक शिक्षक कार्यरत है। 90% महाविद्यालयों में लेखाकार कार्यरत नहीं है। महाविद्यालयों में 70% से अधिक प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में, बेरोजगार के हितों में पदों पर नियुक्ति करने के बजाय केवल आपने उनको झुंझुना पकड़ा रखा है। अभी आपको और मैं बताता हूँ, आप क्या कमाल कर रहे हो। राज्य भर में अधिकतर महाविद्यालय आज प्राचार्य के विहीन है। अब आप ये देखिए, इसमें ये जितने भी अपने कॉलेज हैं, इनमें नेक आवश्यक होता है। इस नेक के तहत 490 में से, समझो, सुनो, 490 महाविद्यालय में से 69 केवल 69 महाविद्यालयों में नेक प्राप्त किया हुआ है, बाकी आप उसको नहीं। और इसमें से भी केवल 4 कॉलेज ऐसे जिनको A ग्रेड मिली है।
यही नहीं है, केवल 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको A ग्रेड मिली हुई, एक राजस्थान विश्वविद्यालय और एक सुखाड़िया विश्वविद्यालय। बाकी जितने विश्वविद्यालय हैं वो सारे के सारे इस आवश्यकता को भी पूर्ति नहीं करता है। अब मैं आपको विश्वविद्यालय की दशा बताता हूँ। चाहे गलती मेरी रही हो या मेरी सरकार की रही हो, पर हम उस बच्चे के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। हमने की तो हमको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मजाक हो रही है। क्या कर रखा है? पैसे बचाने का धंधा कर रहे हो और फिर लोगों को फोकट में बांट करके ठगाई का धंधा करना चाहते हो। मैं बताता हूँ आपको, दुर्भाग्य है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 1016 पद स्वीकृत है, शैक्षणिक पद 1016, उसमें से खाली है 525, 51%। और इसी तरह से आपने जयनारायण व्यास 656 पद है, 375 पद खाली है, 57% पद खाली है। उदयपुर विश्वविद्यालय 298, इसमें 27%। ये जो आपका अजमेर का विश्वविद्यालय, इसमें 66% पद खाली है। कोटा विश्वविद्यालय 45% खाली है। महाराजा गंगा सिंह विधि विश्वविद्यालय बीकानेर 71%, 71। कितना कुल पद कितने हैं? गंगा सिंह में 59, उसमें से 42 पद आज की तारीख में खाली है। ये जो महावीर विश्वविद्यालय खुला है 27 में से 16, इससे भी आगे सीमा लांघ गई है, सीमा लांघ गई है। ये जो आपने 4 विश्वविद्यालय खोले हैं, अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा, एक भी अध्यापक इसमें से सेलेक्ट हुआ ही नहीं है। 30 में से 30 पद खाली है। क्या विश्वविद्यालय चला रहे हो भाई? क्या करना चाहते हो पता नहीं। और दुर्भाग्य तो उस दिन आया जिस दिन कुलपति अपनी डिग्री पूरी नहीं करता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कि उनके पास डिग्री है कि नहीं है। उनकी जांच हुई, जांच होकर के संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट दे दी और उसमें निश्चित रूप से उसके पास 10 साल का प्रोफेसर का अध्ययन एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रूव हो गया। लेकिन दबा करके फाइल बैठे हैं, कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसी तरह से आपने देखा होगा राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के नाम ये जो है, इसकी भी 10 साल की इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। और इसी तरह से आपने हरदेव जोशी पत्रिका विश्वविद्यालय कुलपति ओम थानवी जी को एक नहीं 3 विश्वविद्यालय का चार्ज दिया और अब उनको घर जाना पड़ा क्योंकि उनके पास यूजीसी की मान्यता की पूर्ति नहीं है। इस कारण से वे जो आपने निःशुल्क जांच की दे ताली मैं अब आपको फिगर रखता हूँ, दे ताली कितनी सही है और कितनी गलत है। केवल और केवल मैं आपको बताता हूँ, ये योजना तो आपने शुरू की, उसका मैंने सदन में आपको धन्यवाद दिया था कि निःशुल्क दवाई और निःशुल्क कहा, मेरा सदन का रिकॉर्ड उठा के देखना। मैंने कहा था आपने बहुत अच्छी सोच लागू किया जिससे गरीब को मदद मिलेगी, लेकिन इसकी जब दशा देखता हूँ ना तो बहुत दुख होता है। मैं आपको 15-16 है ना, कुल लाभार्थी थे 2,29,000 और 134 करोड़ रुपया इसमें मिला था। उसके बाद 16-17 में हो गया 2,39, फिर 17-18 में हो गया 2 करोड़ 2 लाख घटा, फिर 18-19 में 2,14, जितना हमने पहले कवर कर लिया था 2,39,000, वो भी आपकी जांच में लाभार्थी कवर नहीं हो रहे। फिर 19-20 में और घट करके 2,28 और 20-21 में कोरोना के कारण से 1,34 और उसके बाद 21-22 में 1,42,42,214 लोगों ने लाभ लिया। और अब पैसा भी देखो ना आप तो 18-19 में 167 करोड़, 18-19 253, फिर उसके बाद 19-20 में 253, फिर उसके बाद 260 और अभी ये जो 22-23 है जिसके बारे में दे ताली उसमें आपने कुल जो है ना जो जांच हैं वो जांचें भी कम की। और दूसरा आप देखोगे कि इसमें आपको बड़े फिगर बड़े आश्चर्यजनक लगते हैं, केवल 233 करोड़ रुपया खर्च कर पाए हो आप इसमें। तो आपके फिगर ये बता रहे हैं कि केवल और केवल ताली पीटने के अलावा फिगर तो आपको नहीं बताते कि आपने कुछ किया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये आपने 20-21
है ना, राज्य सरकार का पैसा है 462 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त हुआ 527 करोड़, अन्य से प्राप्त हुआ 1,54,00,000, कोविड फंड आपदा से आपको मिले हैं 139 करोड़, सब मिलाकर 1130 करोड़ रुपया आपके पास हो गया निःशुल्क दवा का। आपने वितरण कितना किया? 655 करोड़, 58%। और उसके बाद 21-22 इसी तरह से आपका है 536, केंद्र का है 511 और कोविड का है 324, सब मिलाकर 1400 करोड़ रुपया आपको मिला है, 1200 करोड़ रुपया। और अब की बार तो आप कहाँ हो, या तो मेरे आंकड़े गलत है या आपके अधिकारी ने जो रिकॉर्ड मुझे दिया वो गलत है, दोनों में से कोई गलत होना चाहिए। ये 22-23 का दिसंबर तक जो आप बता रहे हो, ये जो आपको प्राप्त हुआ है वो 910 करोड़ रुपया प्राप्त, लेकिन ये ज़्यादा प्राप्त हुआ है। और ये ज़्यादा को कहाँ कहा आपने बड़ा कमाल का काम में निगम आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रावधानों के विरुद्ध औषधि, सर्जिकल यूजर्स, सैनिटरी नैपकिन हेतु दिनांक 31/12/22 तक राशि 1357 करोड़ रुपया इसमें से उठाया है। 1357 करोड़ रुपया नैपकिन के लिए आपने उठाया है। तो आप कर क्या रहे हो? राजस्थान को कहाँ ले जाना चाहते हो? तो देखो अभी आप इसमें देखिए, अब बार बार दे ताली, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। पहले वाले ने कुछ नहीं किया ना, है ना। ये भामाशाह योजना कब शुरू हुई थी? अरे कम से कम एक शब्द तो बोल दो। पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने गरीब को मुफ्त इलाज के लिए व्यवस्था की, उसका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। हिंदुस्तान में कहीं भी शुरू नहीं हुई थी, कहीं भी शुरू नहीं हुई। और उन्होंने शुरू कब की थी? आपने देखा होगा। अरे मैं भी बजा रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा काम करो तो नहीं बजाना है क्या? सौगन खा लिए तो खा लो। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, इसके प्रथम के अंदर जो है ना वो 13-12-15 से शुरू हुई और ये आपकी से चलती रही 18 तक, है ना, 19 तक, दिसंबर तक। उसके बाद आपके पास आ गया आयुष्मान। पैसा तो था ना, तभी तो देते थे, बाकी कहाँ से लाते थे? बजट में कोई प्रावधान कर रखा होगा, उसी में से दिया होगा। न तो उन्होंने अपने घर से दिया, ना आप अपने घर से दोगे। फिर उसके बाद में आयुष्मान योजना आ गई केंद्र की, वो आ गई थी 1/9/19 को। और आपने उस योजना के ज्योति पोषण में आपने पहला काम जो है ना 3 का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उन्होंने किया। आपने प्रथम चरण, जिसका नाम बदलते कि आपको नाम से एलर्जी है, तो नाम से एलर्जी तो जनता बताएगी कि नाम से एलर्जी का अर्थ क्या होता है। भामाशाह खराब शब्द था, आपने देखा होगा ना। ये प्रथम चरण में, और अभी जो आपने ये जो 10 लाख दे ताली, ये कब से शुरू हुई है? ये अप्रैल से है। अभी कुछ दिया है कि नहीं दिया है? तो इसका दिया है, इसकी संख्या बता देना कितना पैसा दिया है केवल और केवल जनता को। और ये सारा पैसा आया केंद्र का, आपने नहीं उठाया। आप ये जवाब में दे देना कि आयुष्मान का जो 5 लाख रुपया उन्होंने किया वो आपने उठाया कि नहीं उठाया, या आप अपनी जेब से दिया है। इसी तरह से आपने ये जनता क्लिनिक क्यों धोखा देते हो या जनता का? कमाल करते हो यार। जब मैंने इसको सारा पढ़ना शुरू किया ना, तो अध्यक्ष महोदय मैं चकित रह गया। मेरी भी नॉलेज नहीं थी, ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये जो है ना जनता क्लिनिक, ये केंद्र की शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर, इस योजना के तहत पैसा आया आपको, 15वें वित्त आयोग से आया और आपको 106 करोड़ रुपया मिला। और आपको ये कहा था कि 142 सेंटर आपको बनाने हैं। आपने अभी तक किया है 38 बनाए। कितने? पैसा है आपके पास। पैसा होते हुए भी आपने 38 जनता क्लिनिक जो है ना वो अभी तक प्रारंभ कर पाए, बाकी आपके अभी पाइपलाइन में है। अब ये जल जीवन मिशन, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छा राज्यपाल महोदय से कहलाया, उनको तो पढ़ना पड़ता है जो हम आप लिख के देते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के बिंदु संख्या 164, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 39,521 गाँव में 10,655 सिंगल और मल्टीवेटेड योजना तथा 133 वृहद परियोजना सहित कितना है 69,000
940 करोड़ रुपए की आपने ये सारी योजना रखी है। और आपने सच को तो स्वीकार कर ही लिया कि अब तक जो आपने इतने सालों तक राज किया, हमने भी किया 70 साल में। और इस योजना के आने के पहले आपके यहाँ केवल और केवल 11,000 घरों में कनेक्शन थे, 11,000। इस योजना के आने के बाद अभी हमारी जो संख्या है वो 31,26,000 से अधिक परिवारों को हम कनेक्शन पहुंचा रहे हैं। अब ये जल जीवन मिशन का मैं तस्वीर बताता हूँ आपको। ये 15 अगस्त 2019 से शुरू हो गया था और इसके तहत 24 तक आपको 50 लीटर प्रति परिवार को देना था। और 24 में राजस्थान में 1,05,30,058 परिवारों को नल कनेक्शन द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध 11,74,131 घरों में नल कनेक्शन योजना चालू होने से पहले, इस योजना के आने के पहले से ही नल कनेक्शन राजस्थान में थे। और 25/1/23 तक का 25/1/23 तक 55,527 घरों में से केवल 25/1/23 तक 21,28,946 कनेक्शन हुए हैं। वो भी अभी जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं ना, केवल टूटी खड़ी कर दी, पानी आया ही नहीं, वो तो अलग है। ये सारा मिला करके हमने कितना कवर किया? 31%। प्रदेश में कुल 43,207 गांवों में 100% जल देना है। कितना? 100%। और अभी आपके इन विद्वान साथी जो बैठे हैं ना, ये रोजाना आ जाया करें तो थोड़ा इनका ज्ञान बढ़ेगा। तो सदस्य बोलता है ना, वो फालतू बातें नहीं बोलता है, इनको कुछ सीखने के लिए मिलता है, पर इनको सबको फुर्सत नहीं है। बस दुर्भाग्य है। देने के लक्ष्य के विरुद्ध 25/1/23 मैं आपको जितना लेटेस्ट में इकट्ठा कर पाया वो मैंने करने का प्रयास किया। राजस्थान में 1,572 गांवों को 43,000 गांवों में से 1,572 गांवों को 100% नल की टूटी पहुंची है। और 22,118 गांवों में कार्य प्रगति पर है, लेकिन 19,517 गांव में काम चालू ही नहीं हुआ। काम चालू ही नहीं हुआ। अब आपको मैं बताऊं कि केंद्र ने आपको इस बारे में नकार देना कि केंद्र में आपने 27,000 करोड़ रुपया दिया कि नहीं दिया इस योजना के तहत, और आपने खर्च कितना किया है? 25/1/23 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, 2,749 करोड़ रुपया कुल खर्च किया है। 27,000 में 2,749 करोड़ रुपया। इस योजना की दशा देखो आप, मतलब कोई पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है। मेरी भी गलती हुई कि मैंने इन सब रिकॉर्ड को देखने से समझ में आया कि ये तो हराबोर हो रहा है। और दे ताली दे ताली दे ताली, हाथ से घिस गए होंगे तालियां देते देते। इस योजना की क्रियान्वित का असंतुलन बताता हूं मैं आपको, है ना। जैसलमेर में अभी तक केवल 7.44% पूर्ति हुई है, बाड़मेर में 15.97% पूर्ति हुई है, डूंगरपुर में 13.03% पूरी हुई है, डूंगरपुर में 13 और बांसवाड़ा में 13.45%, प्रतापगढ़ में 13.75%, उदयपुर में 18.61% और धौलपुर में 12.95% गांवों में आपने नल से पानी पहुंचाया है। क्या आपकी योजना की दशा है? अब आप नाराज होंगे कि हमने प्री रजिस्ट्रेशन कर दिया। ये सब विद्वान जो है ना इस डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट के, यहाँ बिराजे हुए हैं। मैं भी उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी चला जाए, इन कुछ मुकदमों के बारे में अगर कोई कंप्लेंट करता तो उसको FIR दर्ज नहीं करा, ऐसा बहादुर बहुत कम दिखाई देता है, कभी नहीं होता है। आपने देखा कि लूट, अपहरण, बलात्कार और नकबजनी चोरी, ये 5 हेड ऐसे हैं जिनमें कोई ना नहीं कर सकता कि मैं FIR, हाँ थप्पड़ गुंपा लग गया होगा, किसी ने किसी के खिलाफ कर दिया होगा, हो सकता है उसमें करे ना करे। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ 18 में लूट का जो मुकदमा है वो 1022 है, और आज की तारीख में इस 22 में 1622। इसका मतलब 36% आपके अंदर लूट के प्रकरण 18 से 22 में बढ़े हैं, अपहरण के 34% बढ़े, बलात्कार के 38% बढ़े, नकबजनी के 32% बढ़े और चोरी के 28% बढ़े हैं। अपराध बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? आप कहते हो FIR करने के, या इसके कारण से वो भी बताऊंगा नमूना आपको FIR का क्या स्थिति होती है। मेरे सब अधिकारी यहाँ बैठे हैं। बलात्कार के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान
पर ये कहाँ से है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट से। जहाँ देश में 21 में बलात्कार के 30,016 मामले दर्ज हुए, वहीं अकेले राजस्थान में 30,000 में से 6,337 प्रकरण दर्ज हुए हैं और दिसंबर 22 तक की संख्या बढ़ करके ये हो गई 7,093। इसी तरह महिलाओं को छेड़छाड़ के मामले में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। 7,945 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। महिलाओं के अपहरण के मामले में भी 70,000 कुल राष्ट्रीय 70,000 मुकदमे दर्ज हुए, उसमें 5,964 आपके यहाँ दर्ज हुए। अब जिसके बारे में आप और मुझे चिंता करनी चाहिए जो है, ये अनुसूचित जाति अत्याचार। इसमें मैंने वही 3 हेड लिखे, हत्या, बलात्कार। इसी में से आपको लगागा 47% अपराध बढ़ा है अनुसूचित जाति अत्याचार में 18 की तुलना में 22 में। अनुसूचित जनजाति 56%, 18 की तुलना में 22 की तुलना मैंने की 56% अपराध बढ़े। अब आप एक जो बात बार बार कहते हैं ना, आपको और मेरे को आंख खोलिए अखबार के माध्यम। 1 जनवरी 19 को हमारे यहाँ पोक्सो एक्ट, जो छोटी बच्चियों के साथ जो दुर्घटना हुई, उसको पोक्सो एक्ट के तहत तैयार करके मुकदमा दर्ज करते हैं। वो मुकदमे दर्ज कितने हुए हैं? 6,467। उसमें से आपने एफआर कितनी लगाई है? 1350, 20%। अगर उसने इतना भयंकर अपराध का किसी पे दोष लगाया तो मुकदमा दर्ज कराओ ना, चलो उसको जेल भेजो जिसने गलत रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन ऐसे काम को छोड़ देना, इसका मतलब अपराध रोकना थोड़ी चाह रहे हैं हम। अगर उसने गलती की दंड दो। लेकिन मुझे दुख है, इसमें जो 20% राजस्थान का एफआर है, उसमें 42% एफआर अकेले भरतपुर जिले का है। क्या हो रहा है? और 38% एफआर अलवर जिले की है। माननीय सभी सदस्यों, गहराई से विचार करो इस बारे में कि आखिर ये हो क्या रहा है। सांप्रदायिक हिंसा के बारे में तो सब रिकॉर्ड टूट गए। करौली का दंगा तो सब लोगों ने देखा ना, आपके अधिकारी भी जानते होंगे। आपसे स्वीकृति लेकर के जुलूस निकाला था धार्मिक, और एक मोहल्ले विशेष में जाकर के ऊपर पत्थर ही पत्थर दे पत्थर, आपकी पुलिस भाग गई और 2 घंटे तक बाजार चलता रहा। करौली जितना छोटा सा शहर, तुम्हारा एसपी सो रहा था क्या? 5 मिनट में फोर्स लेकर के पहुंच करके जलती हुई दुकानों को नहीं बचा सकता था क्या? 2 घंटे तक दुकानें जला दी। और आपने देखा होगा चेपा बड़ौद का घटना जिस प्रकार से हुई, वो आपके ध्यान में है। आपके जोधपुर में हुई, वो भी ध्यान में होगी। एक के बाद चित्तौड़ में हुई, बड़ी सादड़ी में हुई, उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई पुलिस की सूचना के बाद। 4 दिन तक दुकानें बंद, उसने आदमी ने बंद रखी। एसपी के पास रोया कि मेरे को रोज ये फोन नौका आता है। वो आदमी आइडेंटिफाई हो गया, उसको थाने में बुला करके समझौता कराया, उसको छोड़ दिया। उसके ठीक 1 घंटे बाद वापस उसको आया कि नहीं तेरा सर कलम करूंगा, और सर कलम हो गया। क्या कमाल है यार। आदमी था, हाँ बीजेपी का था। लगा दो फांसी मुझे, मैं तैयार खड़ा हूं ना। बीजेपी हो तो कोई चिंता नहीं, बीजेपी हो तो क्या है, फांसी लगाओ, उसको भी लगाओ। मैं उसमें बीच में आ जाऊं तब बोल देना। इतनी बात करती हो। पिपाड़ शहर में जुलूस निकला, उसमें लगाया सर कलम पे नारे लगे कि नहीं लगे बताना। ये जो कोटा में पीएफआई को तो आप स्वीकृति देते हो जुलूस निकालने के लिए, पीएफआई को तो स्वीकृति देते हो। हम अपनी रामनिवारी का जुलूस निकालते हैं तो धारा 144 लगाते हो। अच्छा है ना। रोजे के समय तो बिजली मिलेगी, रोजे के दिन तो बिजली नहीं कटेगी, और हमारे त्योहार में बिजली कटेगी, इसकी आपको कोई चिंता नहीं। तो वैमनस्य पैदा होगा कि नहीं होगा मनों में? आप जानबूझ करके वैमनस्य पैदा। अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार के नमूने आपके पास अध्यक्ष रख रहा हूं। मुझे बहुत दुख है इस बात पे। एक बताना, मैं फिर कह रहा हूँ मान सदस्य, ये बताना गलत है। मान सदस्य, आई विल नेम यू। ये बंद कर, नीचे रखिए इसको नीचे रखिए। जी पॉइंट अप करें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की एसीबी को धन्यवाद दिया मैंने इस सदन में, आज भी देता हूं, कि उन्होंने जिस प्रकार के सॉलिड केस बनाए हैं उसके कारण से राजस्थान के पुलिस का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। लेकिन हमने उसको गारत कर दिया, हम उसकी परमिशन ही नहीं देते हैं।
4-4 साल तक, 5-5 साल तक अगर आप अभियोग की स्वीकृति नहीं दोगे तो कैसे कैसे कंट्रोल होगा। और नाम बताता हूं आपको, है ना, ये उच्चतम न्यायालय ने आपको कहा कि 3 महीने में इस प्रकार के प्रकरण होते हैं, उनको आप स्वीकृति दो। नीरज के पवन IAS ऑफिसर है, 17 से पेंडिंग पड़ा है। निर्मला मीणा IAS है, 18 से प्रकरण अभी तक स्वीकृति में पड़ा है। ये निशु कुमार अग्निहोत्री 18 से पड़ा हुआ RS है। नरेंद्र कुमार थोरी 18 से पेंडिंग पड़ा है। अरुण प्रकाश शर्मा 18 से पेंडिंग पड़ा है। विजय सिंह नाहटा 19 से पेंडिंग पड़ा है। ओम प्रकाश चंदेलिया 19 से। आस मोहम्मद 19 से। मतलब ये जो इससे भी हद हो गई। मतलब मैं क्या बताऊं अब आपको। सवाई माधोपुर का चेयरमैन ट्रैप में 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 2 महीने तक जेल काट करके आया और इन्होंने वापस उसको ड्यूटी पे लगा दिया। क्या है ये किस सीमा तक जा रहे हो भाई। ये वोटों की खेती न तुम्हारे काम आएगी न मेरे काम आएगी। ये देश ही काम आने वाला है। ये वोटों की खेती के पीछे पागल मत हो जाओ। इस तरह से बचाने का पर सारे कुएं में भांग पड़ी, मैं कहाँ जाऊं। मैं मुझे बहुत दुख है। लक्ष्मण गौड़ जैसा IG पकड़ा जाता है ना। धन्यवाद देता हूं ACB को कि उन्होंने कम से कम हाथ डाला, उसका कुछ नहीं हुआ। सतबीर सिंह को पकड़ा, उसका नहीं हुआ। इंदर सिंह राव कलेक्टर 12 पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। मनीष अग्रवाल SP पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। दिव्या मित्तल अभी भी पकड़ी गई है, उसका आपने कार्रवाई करो। और ये जो मनीष बेनीवाल है, ये मुख्य अभियंता है, जन स्वास्थ्य अभियंता है, इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब लगता है कि ये जोधाराम इंस्पेक्टर घूसखोरी में गैंग किस तरह गोवा में पार्टी करते हुए पकड़ा गया, वो फिर से नौकरी पे लग गया। TD कुमावत RS जो 4 लाख की रिश्वत लेते हुए 19 में पकड़े गए थे। ऐसे 5 अधिकारी को राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति से इनकार कर दिया। ये हिम्मत, अभिषेक टाँक, क्या नमूने राजस्थान। है ना, कहा था ना कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, कहा था ना। अब आप देखो, वर्ष 19-20 के बजट में आपने कहा था पैरा 41 में हमने 21,770 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे राज्य विद्युत उत्पादन में सरप्लस हो गया है। तो फिर रात को बिजली क्यों दे रहे हो। फिर क्या कारण है, उस किसान के मन को क्या पीड़ा है। और आपको अफसोस होगा कि 1500 से लेकर 2000 किलो मेगावाट बिजली आप 12 रुपए से लेकर 20 रुपए में खरीद करके कंज्यूमर को दे रहे हो। यही नहीं, आपने तो और इससे भी है ना गाँव। प्लीज मैं आपके टाइम पे खत्म करने का प्रयास करूंगा। मैं आपके टाइम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जहां रुक जाऊंगा वहां रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा ये जो अपनी जो यूनिट है जिसमें 3890 बनती है, उन सबको आपने बंद कर रखी है। और केवल अडानी से हम केस हार गए। उसके कारण से हमको अडानी को पहले 22 तक 4 रुपया 20 पैसा, अब तक इतने सालों में प्रति यूनिट एक्स्ट्रा देना पड़ता है हर कंज्यूमर को, वो उसमें आपने दिया है। और वही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि अभी और इन्होंने इस अक्टूबर महीने में उसके साथ आपने फिर एक किया है। उसमें आपने कहा है कि 22 से लेकर 27 तक प्रति बिल में 7 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ करके आप उसे और पेमेंट करोगे। राजस्थान की जनता पर सरचार्ज के नाम से 9,100 करोड़ से अधिक रुपया आपने ले लिया। फ्यूल चार्ज के नाम से जो आपने पैसे बढ़ाए ना, उन्होंने तो सभी सीमाएं को लांघ गया है। मुझे बहुत बिजली कंपनियों का घाटा। आपने सोचा जब हम आए थे तब उस समय 83,000 करोड़ का घाटा हो गया। हमने उदय योजना में 62,000 करोड़ लेकर के वापस इन बिजली कंपनियों को स्टैंड किया था। और आज की तारीख में अध्यक्ष जी, जो
मेरा कैलकुलेशन है 90,000 करोड़ से अधिक वापस बिजली कंपनियां घाटे में चली गई है। ये किसी भी दिन बंद हो जाएगा। मैं ये जो राष्ट्रीय रोजगार योजना कहते हो ना, आप शहर में चालू कर दिया, आपके इतने फोटो लगे हैं कि 50 फीट में 5 बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे। राजस्थान के केवल और केवल शहरी 100 दिन की आपने जो रोजगार दिया ना, उसके पोस्टर का जो खर्चा हुआ है वो राजस्थान की जनता के सामने एक बार रख दो। और वास्तव में लगे कितने लोग हैं, मैं आपको समय की आपने सीमा बांध दी है कि मतलब सभी में कमी आ रही है। मेरे पास ये सारा 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 के सारे आंकड़े हैं। ये 100 दिवस में आपने जो इस बार दिया है रोजगार 100 दिवस का 1,42,000, जबकि आपका 12 लाख तक का पहुंचा हुआ है 20-21 में। 19-20 में 8 लाख पहुंचा है, 21-22 में 9 लाख, इस बार केवल 1,42,000। और ये जो आप कार्य दिवस कहते हो ना, 100 शहर में कौन करेगा 125 रुपए में नौकरी। इंटरव्यू लेता है आपका और मेरा घर बनाने के लिए जब जाते हैं ना, उस मजदूर को जहाँ खड़ा है वहाँ वो इंटरव्यू लेता है हमारा, उसके बाद आता है। कौन आएगा इस पैसे में केवल और खाना पूर्ति करने के लिए आप बार बार जो है ना जितने होल्डिंग और पोस्टर लगाए हैं। मैं ये शहरी रोजगार या ये नंदीशाला 43 थक गए, हाथ थक गए। आपने घोषणा की थी 19-20 के बजट में कि आपने पैरा संख्या 11 में कहा था प्रत्येक पंचायत समिति और नंदीशाला स्थापित की जाएगी। अब बता देना कितनी पंचायत समितियों पर नंदीशाला है। बजाओ ताली। अरे स्थापित कहाँ है वो तो बताओ, कम से कम 20 जगह स्थापित हो गई तो बताओ। मैं आपको बहुत विनम्रता से तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन केंद्र ने जिस योजना को बनाया 100% लोगों को जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके 100% लोगों को लाभ देने का प्रयास किया, उसका नाम है 100%। हम जो भी योजना बनाते हैं ना वो चुनना दे करके अपने हाथ में रखते हैं। कोई आपके स्वागत करे साफा पहनाए तो देना, बाकी नहीं देना। 27 लाख इस कोरोना काल में 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जो जीडीपी का 13% है। प्रधानमंत्री अन्य योजना का जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, अब तक तो मिल ही रहा है। अभी कल के बजट में और घोषणा हुई 12 महीना और 5 किलो राशन और 1 किलो दाल मिलेगी। एक देश एक राशन। कौन है, बीजेपी है कांग्रेस है, ये नहीं देखा। आप थर्मामीटर लगा के देखते हो बीजेपी कांग्रेस। हम लोगों का काम करने का, हम मनुष्य का ध्यान रख के काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान को इंसान समझते हैं, उसका धर्म जाति कुछ भी हो सकती है, कोई चिंता नहीं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास योजना है, वो आवास योजना में अभी जो आपको मिला, अभी केंद्र ने दिया है कल के बजट में ही 79,000। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। कल के बजट में प्रधानमंत्री आवास में आप इंदिरा आवास देते थे ना, जो थोड़े दिन बाद तो उनकी खिड़कियां और बाम तक खोज ले जाते थे। इन्हें इस आदमी ने कम से कम जाति धर्म नहीं है जो उनकी सूची में आ गया, 3 करोड़ लोगों को आवास बना करके दिए। और अभी के बजट में 79,000 करोड़ रुपया और रख करके 66% अपने इसमें आमदनी की बढ़ाया है। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को दिया है। पीएम किसान निधि किसी जाति धर्म नहीं देगा, जिसके खाते में जमीन है ना, उन सब 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाला। बटन दबाते ही 17,000 करोड़ होता है। जिंदगी में कभी बटन दबा के पैसे ट्रांसफर किए क्या? केवल और केवल बांटने जाते थे, आधा भर के थैला ले आते थे और कहते थे मजे आ रहे, ऐसे मजे आते हैं। जल जीवन मिशन, अभी आप उज्ज्वला योजना 9 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति जो आप बहुत तारीफ करते हैं ना, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने योजनाबद्ध का हर बस्ती को लाइट का पोल पहुंचाऊंगा, और पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। 19,000 गांव बाकी थे। पीएम है ना, ये जो जनधन योजना का जो खाता खुला ना, इसने रोका है भ्रष्टाचार। तो बाकी तो बांटने वाला जो भी आपका भाई या मेरा लड़का जाता था ना, शाम को थैले में कुछ बचा के लाता था। 43 करोड़ लोगों का बैंकिंग खाता खुला है। ये नहीं है, इससे जो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है वो 22 लाख करोड़ रुपया जो है ना,
वो सीधा का सीधा ट्रांसफर हुआ है। उसके कारण से 2.22 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत केवल राजस्थान के लिए नहीं, ये पहला प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोगों को इस आयुष्मान के अंदर चूज किया है। और भी आपको नहीं लगता एक नाम ले लेता कहीं तो तकलीफ हो जाती थी क्या? और हमने जिस बात को कहते हैं ना, आपने कहा हमने इतने मेडिकल कॉलेज, तो 70 साल राज कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? क्या हो गया था उस समय? आपको ध्यान नहीं आया कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत है? अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज किया, इसके कारण से आपने भी खोला, तो दे ताली दे ताली। ये मैं सोचता हूँ क्या, मैं ये जो कोविड के अंदर है ना, मैंने भी 40 साल राजनीति में हूँ। ये पहला प्रधानमंत्री जिसने 2 वैक्सीन निकालकर हिंदुस्तान की, पहला हिंदुस्तान का वैक्सीन बनाने का अगर श्रेय किसी ने प्राप्त किया ना, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिलाने का अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, जो आप और मैं यहाँ सुरक्षित बैठा हूँ ना, तो उसकी बदौलत बैठा हूँ। लेकिन आपको उसके बारे में नहीं बोलने का नहीं, केवल सवेरे उठते एक पत्थर फेंकने का काम करते हैं ना, इसके कारण से राजनीति गंदी हो गई, राजनीति पत्थर फेंकने वालों की हो गई। मेरी प्रार्थना है, मेरी इन बातों को इन अधिकारियों से पूछ करके अगर मैंने कोई आंकड़ा गलत इकट्ठा किया तो आप उसको डिनाई कर देना, और अगर नहीं है तो राजस्थान की इस दुर्दशा पर आप और मैं बैठ करके 2 आंसू बहाएं, जिससे वो 7 करोड़ जनता के मन को संतोष हो, और इन नकलचियों को बचाओ, इनसे रोको मेरे बच्चों के भविष्य को। इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य, मैं आई विल नेम यू। मैं सदस्य ना, फिर बाहर आई विल नेम यू। माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी जवाब देना, चुपचाप सुने या फिर बाहर निकल जाए। आपका हो गया भैया। मैं अपील करूंगा कि आपका अपना प्रोटेस्ट हो गया, कृपा करके आप जाके समझ, आपकी भावना हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेटे नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैं माननीय सदन के पक्ष विपक्ष के तमाम साथियों का आभारी हूँ, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए। अभी मैं देख रहा था उस दिन